बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। CSS के हवाले से इससे पहले मैं कोई तकरीबन 2 मुख्तलिफ़ क्लिप्स के अंदर बात कर चुका हूँ। एक तो इसके इंट्रोडक्शन के हवाले से बात की थी, फिर ये इसकी बेसिस के हवाले से बात की थी और फिर उसमें कामयाबी और नाकामी के हवाले से। आज मैं प्योरली आपके साथ जिन चीज़ों पे बात करने जा रहा हूँ वो ये है कि स्टूडेंट्स इसके अंदर एक बड़ी तादाद में नाकाम क्यों हो जाते हैं, फेल क्यों हो जाते हैं, और मैं प्योरली उस पर टेक्निकल रीजंस पे बात करूँगा। मैंने पहले भी बात की लेकिन वो कॉन्सेप्चुअल बात की थी, लेकिन अब टेक्निकल बात करूँगा। और इसमें मैं आपको कोई 5-6 एक ऐसी रीजंस बताऊँगा कि जो इसकी बेस बनती हैं स्टूडेंट्स की नाकामी की, और जिस वजह से स्टूडेंट बहुत पीछे रह जाते हैं। देखिए, जब भी आप किसी पेपर को लिखने लगते हैं, किसी भी वो कंपल्सरी पेपर्स हों या आपका कोई ऑप्शनल पेपर हो या कोई भी चीज़ आप जब लिखने लगेंगे तो उसके कुछ अपने उसूल होते हैं कि पेपर ज़ाहिर है कि आप ख़ुद तो वहाँ सामने नहीं है, आपकी राइटिंग आपके वहाँ एग्जामिनर के सामने है, वो उस चीज़ को ही देखेगा। सबसे पहली चीज़, जब भी आप CSS के कोई भी आप क्वेश्चन एड्रेस करने लगते हैं, ये मत भूलें कि मैं सिर्फ यानी ये मतलब इस्लामियात का पेपर है तो बस इस्लामियात की बात हो रही है। मुमकिन है कि इस्लामियात का पेपर है, इस्लामियात के अंदर आने वाला क्वेश्चन, उसका लिंक आपकी सोशियोलॉजी से भी हो, साइकोलॉजी से भी हो, हिस्ट्री से भी हो, करंट अफेयर्स से भी हो, और उसके अलावा ये है कि जो आपके इंटरनेशनल का पूरा एक फिनोमेना है उसके साथ भी ये चीज़ मौजूद हो। जब ये चीज़ इतनी फैली हुई होगी तो क्वेश्चन बनाने वाला आपके सामने क्वेश्चन एक डिफरेंट वे से लाएगा। ये तो वो स्कूल कॉलेज का एग्ज़ाम नहीं है कि जहाँ आपने किताब पढ़ी थी और किताब पढ़ने के बाद जो आपने पढ़ा था उसी का एक क्वेश्चन बना के आपके सामने रख दिया गया तो अब आपने उसको एड्रेस कर लिया तो लिहाजा आप कामयाब हो गए। ऐसा नहीं है। लिहाजा आपको इस बात पे फोकस करना चाहिए कि नंबर 1 कि आपका आंसर जो है वो रैशनल हो, उसके अंदर पूरी की यानी उसके अंदर एक सिस्टमेटिकली हर चीज़ उसके अंदर ऑटोमेटिकली आ रही हो जो पढ़ने वाले के माइंड को अपील करती हो। आपने उसकी बेस, उसका कैनवस, उसकी सब चीज़ें इस तरह से सेट की हों कि वो उसको अपील करे। दूसरी चीज़ इसमें यह है कि आपका आंसर जो है वो शुरू से लेकर आखिर तक पूरा ऑर्गेनाइज होना चाहिए। अगर ऑर्गेनाइज नहीं है, और बच्चों के स्टूडेंट्स की फेल होने की एक बड़ी वजह यह है कि उनका आंसर जो है वो ऑर्गेनाइज नहीं होता, कि एक बात यहाँ कहने की है वो बात आखिर में जाके कह दी, जो आखिर में कहने वाली बात थी वो शुरू में कर दी, जो किसी और अंदाज से आर्गूमेंट में आनी चाहिए थी उसकी जगह पे कोई और स्टाइल अपना लिया। तो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज चीज़ जब नहीं होगी तो ये एक प्रॉब्लम आएगा। इसके बाद एक तीसरी रीज़न ये होती है कि उसमें लॉजिकल रीजनिंग नहीं होती। यानी लॉजिकल रीजनिंग वो चीज़ होती है कि जो 2 + 2 4 की तरह चीज़ साबित करे, प्रूव करके आपके सामने लाए। उसके पीछे दलाइल भी होने चाहिए, उसके पीछे हिस्ट्री का भी होना चाहिए, रेफरेंसेस भी होने चाहिए, सब चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन मेनली ये है कि लॉजिकल रीजनिंग उसके अंदर मौजूद होनी चाहिए। चौथी चीज़ ये है कि उसके अंदर एक आपका तख्लीकी रंग होना चाहिए। मसलन ये है कि अगर आपने की बुक्स पढ़ी हैं और की बुक्स पढ़ के अगर आप एग्ज़ाम देने चले गए हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके पास कुछ नहीं है। यानी ऐन मुमकिन है कि आपको तो उस सब्जेक्ट की भी पूरी समझ ना आई हो, इसलिए कि आप की बुक्स की बेस पे आप CSS का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। की बुक्स का जहाँ तक ताल्लुक़ होता है तो मेरे अजीज़ों, मैं आपको बताऊं कि की बुक्स शुरू में इनिशियली आप एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा लेने के लिए या उस सब्जेक्ट का इंट्रो की हद तक या उसका इनिशियल उसकी जो रीडिंग होती है उसकी हद तक अगर आप इसको करेंगे तो फिर तो आपको उसकी बुक फ़ायदा देगी और उसके बाद आप रेफरेंसेस की तरफ चले जाएं। तो लिहाजा ये है कि आपके पास अगर तख्लीकी सलाहियत अगर आप उसमें नहीं है, आप उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ें नहीं डालते कि जिससे ये लगे कि स्टूडेंट ने अपना एनालिसिस करके और अपने पास से पूरा नॉलेज की बेस पर वो सारी चीज़ें लिखी हैं, तो ये चीज़ मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। फिर उसके बाद
एक उसूल होता है कि जब आप कोई चीज़ लिखने लगते हैं तो आपने अपने दलाइल जो देने होते हैं, तो दलाइल का एक तरीका होता है जिसको कहते हैं आर्गूमेंट बिल्डिंग या बिल्डिंग ऑफ आर्गूमेंट्स। तो इसका अपना एक प्रोसीजर है कि आप कहाँ पे किस तरीके से बात को शुरू करेंगे और किस एंगल से बात को लाएंगे और कैसे आप बात को फैलाएंगे, अपने दलाइल को कैसे कैसे सेट करेंगे और उसके बाद उससे कंक्लूजन कैसे निकालेंगे। और ये चीज़ अगर प्रॉपरली वहाँ पे सेट नहीं होती तो फिर ये बात मुमकिन नहीं। और अगर जब ये 5 बातें जो मैंने आपको बताई हैं, अगर इसमें कमज़ोरी होगी तो जो छठी चीज़ है वो आपकी है पुअर कॉम्प्रिहेंशन। वो क्या है? वो ये है कि इसका मतलब ये है कि आपको टॉपिक का पता ही नहीं है, आप जानते ही नहीं है कि असल इशू क्या है, आपको पता ही नहीं है कि असल क्वेश्चन क्या है या वो सब्जेक्ट क्या है, उसके ऊपर आपकी ग्रिप ही मौजूद नहीं है। अगर आपकी ग्रिप नहीं है तो फिर कैसे मुमकिन है कि आप अच्छा तरीके से लिख सकें? तो लिहाजा ये वो टेक्निकल रीजंस हैं। अगर ये आपके पेपर में या आपके रूटीन की, आपकी राइटिंग के अंदर चीज़ें मौजूद हैं, आपकी गुफ्तगू के अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं, तो ये मुश्किल होगा कि आप CSS के एग्ज़ाम को पास कर सकें। और अगर इसमें कोई कमी बेशी है तो मैं अभी आपसे कहता हूँ कि आप एग्जैक्टली जो 6 बातें मैंने आपको बताई हैं इस पर फोकस करें, और उसके साथ जो पहले मैंने 2 क्लिप्स के अंदर CSS के हवाले से बात की उसको उसके साथ मिला लें, तो फिर आप अपनी तैयारी पे फोकस करें। तो मैं आपको बिल्कुल यकीन से बात कहता हूँ कि आप 100% कामयाब होंगे, फिर कोई आपको CSS से नाकाम नहीं करेगा। और याद रखें, वैसे आपके साथ किसी की दुश्मनी भी नहीं है। तो मेरी दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह आपको कामयाब करे।